Hi friends, welcome on Yourpedia. So this particular video is related to Jammu and Kashmir State Subordinate Selection Board जो आपका जॉब्स निकली हैं सब इंस्पेक्टर की टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर, और उसमें सिलेबस में जनरल स्टडीज़ भी है, और उस जनरल स्टडीज़ में एक टॉपिक है पॉलिटी का, और पॉलिटी बहुत ही कंसाइज एंड प्रिसाइज टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू 4 उसमें सब टॉपिक है पॉलिटी में, बहुत ही कंसाइज है। एक प्रिएम्बल है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है, एक फंडामेंटल राइट है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी है। तो मैं एक लेक्चर में कंप्लीट करूंगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड प्रिएम्बल, एक में करूंगा फंडामेंटल राइट और एक में डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी। लेंथ के हिसाब से छोटा लेक्चर 20-25 मिनट का और साथ में कंटेंट। अब आज का लेक्चर मेरा जो है वो इंडियन पॉलिटी का जो प्रिएम्बल होता है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ उससे रिलेटेड है। देखो प्रिएम्बल जो होता है ना, प्रिएम्बल इज़ लाइक इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हो मेन लॉ है लैंड का, कंट्री का मेन लॉ, जो 26 नवंबर 1949 को साइन कर दिया था, हमने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसका हिस्टोरिकल रीज़न है। तो प्रिएम्बल के ऊपर जो डेट लिखी है वो 26 नवंबर 1949 लिखी है, जब हमने इसको अडॉप्ट किया था। और जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे और भीमराव अम्बेडकर मेन आर्किटेक्ट थे, तो इन सब लोगों के उस पर सिग्नेचर हुए हैं। जो आप NCERT बुक पे पढ़ते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डेट 26 नवंबर 1949, वो प्रिएम्बल है। तो प्रिएम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है, कितनी बार ये अमेंड हुआ है, इसमें क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, क्या ये जस्टिशिएबल है, मतलब इसमें जो लिखा है उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं, और ये प्रिएम्बल हमने कहाँ से लिया है, कौन सी कमेटी के थ्रू बना था, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। जहाँ तक बात है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में था। फंडामेंटल राइट हमारे हैं 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट हैं, तो वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 में मेंशन है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू में नहीं थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू में मेंशन नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने बाद में ऐड किया है, और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, पहले 10 थी, फिर हमने एक 11 राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड हमने फंडामेंटल ड्यूटी बाद में डाली थी। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या कौन सी हैं, कहाँ से हमने ली हैं, अगेन ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही ब्रीफ टॉपिक आपके ये हैं, और आप टोटल वैकेंसी 104 हैं। जो आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट निकला है जम्मू एंड कश्मीर में, तो 104 पोस्ट हैं इसके लिए। और आपका पेपर जो आएगा वो सिंपल पेपर आएगा, जिसमें आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में से क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके और सब्जेक्ट है टेक्निकल सब्जेक्ट्स में से ये क्वेश्चंस आएंगे। ये आपका सारे का सारा सिलेबस है, और इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में से आपका ये वाला पार्ट इंडियन पॉलिटी, प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, 4 सब टॉपिक्स हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, और नीचे उसके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चंस भी आपने करने हैं। ये है फ्रेंड्स आपका प्रिएम्बल, जो आपने कई जगह देखा होगा, NCERT की बुक्स के ऊपर भी देखा होगा। तो ये हमारा प्रिएम्बल है। प्रिएम्बल जो होता है वो इंट्रोडक्शन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ से ये पता लग रहा है कि इंडिया के जो लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो सबसे सुप्रीम कौन है? आप जानते हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, एग्जीक्यूटिव जो आपके मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट होते हैं, और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन हैं। इनमें सबसे बड़ा कौन है? बेसिकली चेक एंड बैलेंस है, सब अपनी अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं, और ये तीनों अपनी पावर्स लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर लेता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली इंडिया में सुप्रीम है पीपल। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, प्रेसिडेंट बड़ा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बड़ा है, कौन बड़ा है? इनमें कोई बड़ा नहीं है, सब अपने अपने ऑर्गन्स हैं, अपना काम करते हैं, सब कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की पावर वी द पीपल ऑफ इंडिया है। फिर इसमें ये लिखा हुआ है कि इंडिया एक कैसी स्टेट है, सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये डेफिनेशन है, 5 वर्ड्स हैं, 5 का मीनिंग नीचे दिया हुआ है। तो इंडिया किस तरह की कंट्री है, तो यहाँ से आपका देखते हैं। जैसे कई जगह आप सुनते हो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और पाकिस्तान, तो वो बेसिकली इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन इंडिया सेकुलर कंट्री है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम्स, ऐसा नहीं है, सेकुलर कंट्री है, सब धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट है। फिर डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, लोग इलेक्ट करते हैं। रिपब्लिक है, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो किंग नहीं है, वो प्रेसिडेंट है, कंट्री का हेड। सॉवरीन, हम अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई कंट्री हमें डिसीजन लेने के लिए नहीं बोलेगा, हम खुद अपने डिसीजन लेंगे, सॉवरीन। तो हर टर्म्स का मीनिंग है। तो इंडिया कैसा है, और हम क्या ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? अपने सिटीजन को जस्टिस देना,
सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी प्रोवाइड करना, इक्वालिटी देना, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी प्रमोट करना। तो हम 26 नवंबर 1949 को अपने आप को अडॉप्ट करते हैं और अपने आप को ही देते हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो बहुत छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है 42nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट होता है चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd अमेंडमेंट 1976 जब इमरजेंसी चल रही थी उस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा चेंज किया गया था। तो 26 नवंबर जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में क्या क्या चेंजेस हमने लाए थे वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो एक बार प्रेम्बल को चेंज किया गया था जिसमें सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टर्म्स को ऐड किया गया था और यूनिटी ऑफ द नेशन को ऐड किया गया था। तो बेसिकली कुछ चीज़ों को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट। तो क्या प्रेम्बल अमेंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी तक कितनी बार हुआ? एक बार। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ये आपको पता होना चाहिए जो 1976 में आया था। अब प्रेम्बल है क्या? प्रेम्बल जो है वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्शन है जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव्स को बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी बताता है और कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को बताता है। और ये बताता है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उनकी इंटेंशन क्या है, हिस्ट्री क्या है इसकी क्रिएशन की, और कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो व्हाट आर द मेन कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्या हैं ये बताता है। प्रेम्बल जो है वो क्या हमें देता है, इनसे क्या पता लगता है हमें? प्रेम्बल से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कि सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट, स्टेट मतलब इंडिया एज अ कंट्री। स्टेट का मतलब यहाँ वो नहीं है जो स्टेट्स होती हैं। इंडिया एज अ कंट्री किस तरह का है, जो मैंने बोला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो सॉवरेन। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या देना चाहते हैं अपने लोगों को, और डेट अडॉप्शन किसकी क्या है। तो ये चार चीज़ों का पता हमें प्रेम्बल से चलता है। हमें प्रेम्बल से चार चीज़ों का पता लगता है कि ये चीज़ें हमारे पास हैं। हिस्ट्री क्या है प्रेम्बल की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल की हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है कि जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, तो वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे। उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम बाद में प्रेम्बल पड़ा। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लाया था, इसका पुराना नाम क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। बेसिकली आप इसमें जो भी लिखा है उसके लिए आप जुडिशरी नहीं जा सकते, तो जस्टिशिएबल नहीं है। मतलब आप जुडिशरी में नहीं जा सकते कि इसमें लिखा है हमें मिलना चाहिए। हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो बेसिकली अमेंड हो सकता है लेकिन जस्टिशिएबल नहीं है। प्रेम्बल ये बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली क्या होगा और कैसे कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ये सब लिखा है, लेकिन वो एनफोर्सेबल नहीं है, जस्टिशिएबल नहीं है। प्रेम्बल के कंपोनेंट क्या हैं? प्रेम्बल बेसिकली सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन का जो लोगों के पास है। प्रेम्बल ये बताता है कि इंडिया ये टाइप की कंट्री, तो कैसा कंट्री इंडिया है, इंडिया कैसी स्टेट है, यहाँ से पता लगता है इंडिया ऐसी स्टेट है। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेम्बल का, ऑब्जेक्टिव क्या है तो वो आपका बताता है। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेम्बल का? टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी सिटीजन्स को देना, और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना, और यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करना। और ये बताता है कि किस दिन अडॉप्ट हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हमने प्रेम्बल को अडॉप्ट किया था। तो ये चीज़ें हमें पता लगती हैं। तो अथॉरिटी क्या है, पावर की अथॉरिटी क्या है, कहाँ से हम पावर निकालते हैं उसकी अथॉरिटी क्या है, ये प्रेम्बल से पता लगता है। और किस तरह का स्टेट इंडिया है ये पता लगता है। अब इसमें कुछ की वर्ड्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन होता है, जैसे आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि साहब इंडिया को यूएस चला रहा है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके कहने से मोदी, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो काम कर रहे हैं। वो सॉवरेनिटी का एग्जांपल नहीं है अगर ऐसा है, लेकिन सॉवरेन का मतलब होता है कि नहीं हम अपना इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेंगे, तो हम इंडिपेंडेंट हैं अथॉरिटियाँ, और हम किसी और कंट्री के अंडर नहीं आते। ये अलग बात है कि हम कॉमनवेल्थ का पार्ट है, मतलब क्वीन जो है वो कॉमनवेल्थ नेशंस की हेड है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इंग्लैंड के कहने से चलेंगे। सोशलिस्ट, इसका मतलब है कि हम बेसिकली जो हमारा जो मॉडल है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ मॉडल है, दैट मीन्स जो भी रिसोर्स हैं कंट्री के वो लोगों के लिए हैं। ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा सारे रिसोर्स ले लेगा। तो सोशलिस्ट जो है टर्म वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी बाद में। सेकुलर, सेकुलर का मतलब है कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। ऐसा नहीं कि स्टेट रिलीजन को नहीं मानती, लेकिन स्टेट सब रिलीजन को इक्वल मानती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन को नहीं मानती, धर्म को नहीं मानती है लेकिन इक्वल मानती है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा फॉर द पीपल बाय द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, कि रेगुलर इलेक्शन होंगे। डेमोक्रेसी आप जानते हैं चाइना में नहीं है, वहाँ पे एक ही प्रेसिडेंट है बहुत साल से,
और उसी तरीके से ईरान में नहीं है, बहुत सी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया में है, यूएस में, यूएस जो सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है और इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेसी माना जाता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब कि आपके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट। देखो दो चीज़ होती है, एक हेड ऑफ द स्टेट होता है, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को बोलते हैं, स्टेट मतलब कंट्री। यहाँ पे पॉलिटी में स्टेट का मतलब होता है कंट्री। हेड ऑफ द स्टेट मतलब जो कंट्री का हेड है वो ड्यूली इलेक्टेड होगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हम 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर है, जो हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट अलग चीज़ है, गवर्नमेंट का मतलब ये कि जो हम गवर्नमेंट मशीनरी है सारी वो इलेक्शन के थ्रू बनते हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पब्लिक के, इसको रिपब्लिक बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है और इसका ऑब्जेक्टिव है अपने लोगों को जस्टिस देना। किस तरह के जस्टिस बताए हैं इसमें? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस फंडामेंटल राइट देता है और इकोनॉमिक जस्टिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देता है। तो सारे लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे। फंडामेंटल राइट वो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। इकोनॉमिक राइट मतलब उनको मीन्स होगा, लाइवलीहुड का सब चीज़, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है। तो सोशल जस्टिस में आपके इकोनॉमिक जस्टिस हैं, पॉलिटिकल जस्टिस हैं, ये सारे के सारे जस्टिस हम अपने लोगों को देंगे। उसके बाद इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है कि सोसाइटी में सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हमें इक्वल ट्रीट करना है। ऐसे नहीं कि किसी कास्ट को हम ऊपर मानेंगे, किसी रिलीजन को ऊपर मानेंगे, नहीं, हमें इक्वालिटी ट्रीट करना है, इक्विटी, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। लिबर्टी, फ्रीडम, लोगों को अपना लाइफ चूज करने की फ्रीडम होनी चाहिए, अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ये उनको फ्रीडम आपकी सारी होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, भाईचारा, ब्रदरहुड, इमोशनल अटैचमेंट, वो फ्रेटर्निटी होती है जिसमें हम फ्रेटर्निटी देते हैं। तो ये सारे का सारा आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टेटस क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी केस एक हुआ था और एक केस हुआ था केशव नंदा भारती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना कि केशव नंदा भारती केस में 13 जजेस की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की और इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टर्म यूज की थी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें यह बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट चाहे तो चेंज कर सकती है लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिफाइन नहीं किया था, तो ये ओपन छोड़ दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसी टर्म यहां से निकली थी। तो केशव नंदा भारती केस में पहली बार ये बोला था कि प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज किया जा सकता है, उसको अमेंड किया जा सकता है, ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जजमेंट आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो इसके रिलेटेड हैं, जो प्रेम्बल से रिलेटेड है। इन जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि बेसिकली प्रेम्बल है क्या, कि क्या हम इसको एनफोर्स कर सकते हैं और कैसा है। अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976 जो जजमेंट आई थी केशव नंदा भारती केस की, तो उसमें चेंज आया था। एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 368, इस आर्टिकल के थ्रू तुम आप अमेंड कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो, अमेंडमेंट उसमें ला सकते हो। तो इसके थ्रू आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन जो प्रेम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, एज पर केशव नंदा भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप इसको अमेंड कर सकते हो लेकिन ओवरऑल इसको खत्म नहीं कर सकते। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये टर्म्स को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के अंदर। तो एज ऑफ नाउ सिचुएशन ये है कि जो प्रेम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको आप अमेंड कर सकते हो, एक बार हुआ है। इसको जस्टिशिएबल नहीं है कि आप जुडिशरी में नहीं जा सकते कि इसमें जो लिखा है वो हमें दिलवाओ, वो चीज़ नहीं हो सकती। फंडामेंटल ड्यूटीज़, देखो जो आइडियाज़ हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आइडियाज़ है वो रशिया से आया है और ये पार्ट 4A मतलब बाद में ऐड हुआ था, शुरू में नहीं था। पार्ट 4A में 42nd अमेंडमेंट के बाद स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इसको ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट सबसे बड़ा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसमें बहुत चेंजेस आए थे 42nd अमेंडमेंट में। और इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाया था उस टाइम पे 42nd अमेंडमेंट आया था, उसमें बहुत सी चेंजेस हुई थी और 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे हमने ये बहुत चीज़ों को चेंज किया था। उसी में फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। शुरू में 10 थी, अब इसको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी और डाल दी थी और अब 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं और कौन से आर्टिकल में है? 51A आर्टिकल के अंदर हैं और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये जो 86th अमेंडमेंट एक्ट था ये राइट टू एजुकेशन था कि हम 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देंगे, उनका फंडामेंटल राइट है और उनके पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को एजुकेशन दिलवाएंगे। तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी थी।
तो सिटीजन जो है वो राइट एंजॉय नहीं करते, उनकी ड्यूटीज भी होती हैं कंट्री को लेके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं हम पढ़ेंगे उसमें, वो जस्टिसेबल नहीं है, तो फंडामेंटल ड्यूटी भी जस्टिफिएबल नहीं है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्टिसेबल नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी जस्टिफिएबल नहीं है, प्रेम्बल जस्टिफिएबल नहीं है। दैट मीन्स आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि इसमें ये लिखा है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, कोर्ट में नहीं जा सकते। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो नॉन जस्टिसेबल हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिस्ट क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज की, ये आपको फ्रेंड्स 11 फंडामेंटल ड्यूटी देखनी पड़ेंगी, इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट आइडियल ऑफ एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। कोई ना करे तो गवर्नमेंट ने रूल जरूर बनाए हैं कि अगर आप डिसरिस्पेक्ट करो तो आपको सजा हो सकती है, लेकिन आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, भाई ये नेशनल एंथम चल रहा था, खड़ा नहीं हो रहा है, इसको बोलो खड़ा हो जाए, तो वो नहीं करवा सकते। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स जिनसे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल हुआ। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। टू डिफेंड द कंट्री और नेशनल सर्विस देनी, जब भी रिक्वायरमेंट पड़े तो आपको कंट्री के लिए नेशनल सर्विस देनी है। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया। एंड टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। इसको एक दो बार पढ़ लोगे आप तो याद हो जाएगा। एग्जाम में बस क्वेश्चन आएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं, कौन से आर्टिकल में हैं, कहाँ से ली गई हैं, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड हुई थी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ऐड हुई थी, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बाकी अगर आप एक बार पढ़ लोगे और पूछेगा इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है तो आपको पता लग जाएगा। टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। To safeguard public property and abjure violence, to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that nation constantly rises। और ये वाली जो थी ये 86th अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड हुई थी। तो ये सारी 10 फंडामेंटल ड्यूटी 42nd अमेंडमेंट के बाद 1976 में, और ये 86th अमेंडमेंट 2002 में। अगर आप का बच्चा 6 से 10-14 साल के बीच में है, या आपके ऊपर कोई बच्चा है जो डिपेंडेंट है जिसकी एज 6 से 14 साल है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज पेरेंट, एज गार्डियन, कि आप उसको एजुकेशन दिलवाओ। ये है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये दोनों ही टॉपिक्स फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल टॉपिक हैं, छोटे टॉपिक हैं, और मेरे को लगता है कि यहाँ से बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन आपके आएंगे। जितना आपको टॉपिक दिया गया है, जितना आपको कंटेंट दिया गया है, इसको आपने गो थ्रू करना है, साथ में नीचे जो क्वेश्चन हैं वो लगाने हैं, और साथ में जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी आपने उनको भी पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया कि इंडियन पॉलिटी हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चंस आप लगाएंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? टू प्रमोट हार्मनी एंड यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी इन द कंट्री। तो ये बेसिकली आप देखोगे तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस, आपके सिंपल क्वेश्चन वो क्रिएट कर सकता है। कास्ट, रिलीजन, जेंडर के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसको सोशल जस्टिस बोलते हैं। इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब है कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है लोगों को। फ्रेटर्निटी क्या प्रमोट करता है कंट्री के अंदर? ब्रदरहुड एंड यूनिटी। फ्रेटर्निटी प्रमोट करता है ब्रदरहुड एंड यूनिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये जो टर्म्स ऐड हुई थी ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड हुई थी। कौन सा आर्टिकल, अगर प्रेम्बल को अमेंड करना है तो कौन से आर्टिकल के थ्रू कर सकते हैं? ये आर्टिकल 368 बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, चेंज करना, आर्टिकल 368 के थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेम्बल, एज पर केशवानंदा भारती, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें चेंज नहीं हो सकता है। कितनी बार अमेंड हुआ है? एक बार, 1976 42nd अमेंडमेंट के बाद। फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? रशिया से। फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट, पार्ट 4 में स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन। कौन सी स्टेटमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में करेक्ट है? ये नॉन जस्टिसेबल है। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 11th फंडामेंटल ड्यूटी।
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटी? आर्टिकल 51A, स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन से बना था। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही बेसिक लेवल के आपके क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी से। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल है, फॉरेनर्स के लिए नहीं। फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, राइट। सो ये आपके प्लीज इनको गो थ्रू करना, एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, और मैं पॉलिटी में 3 लेक्चर हम लेंगे। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर अस। थैंक यू।